तो अच्छा, सबसे पहले हम शुरू यहाँ से करते हैं। मैंने इसीलिए किसी से बातचीत नहीं शुरू की कि थोड़ा सा आप लोग बारी बारी, सो हम सबसे सीनियर राफिया आप हो, फिर सेकंड नाजीला है, फिर खतीजा है, ठीक है। तो राफिया आपसे शुरू करते हैं। क्विकली अगर आप हमें बता सकें कि आपने एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिजिक्स की तरफ कैसे आए, शौक था क्या था, ठीक है। और दूसरा ये कि आपकी डिग्रीज कौन सी है, आपने एमएस कहाँ से किया, किस चीज में किया, ताकि हर किसी को, तो मुझे पता आप सबका, लेकिन हर किसी को आइडिया हो जाए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भी रेलिवेंट है कि अगर आप बाहर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने पीछे पढ़ाई कैसी की हुई है। तो राफिया आपसे स्टार्ट करें। राफिया फ्रीज हो गई है। अच्छा, फिर राफिया से भी अगर है तो नाज़िला आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो मैंने जो है स्पेस साइंस में अपना बैचलर्स किया था। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स अपना जो है मैथमेटिक्स में किया था। तो बेसिकली बैचलर्स में जो है ऑफ कोर्स मेजर मेरा बेसिकली फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो था वो एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में था, बट वो था ब्लैक होल्स के रिलेटेड, मतलब गैलेक्सी मर्जर्स एंड ब्लैक होल्स के ऊपर। और जो मास्टर्स में मेरा प्रोजेक्ट था, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, वो ग्रेविटेशनल वेव्स से रिलेटेड था। तो बेसिकली थे डिग्रीज जो हैं मतलब मेरी स्पेस साइंस और मैथमेटिक्स थी, बट मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो थे वो एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स से ही रिलेटेड थे। दोनों केसेस में ना, मास्टर अंडरग्रेड में भी एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स फोकस्ड आपका प्रोजेक्ट था, और हाँ ग्रेजुएट मास्टर्स लेवल पे भी है ना। जी ऐसे ही है। नाज़िला सोचा कब था कि एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स में आए, और काफी पहले से प्लान था या ऐसे ही आगे या क्या हुआ? यस मैम, ये तो मतलब इट वाज लाइक अ फैसिनेटिंग स्टफ। मतलब मेरे दिमाग में बचपन से जो बंदा डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखता है तो वो उससे स्पेस साइंस में एडमिशन ही एस्ट्रोनॉमी के उससे ही फैसिनेट होकर लिया था। तो इसलिए रिसर्च भी इसी फील्ड में की। ओके, तो शुरू से इरादा था आपका यहाँ पे इसी साइड पे जाने का, है ना? जी ऐसा ही है, शुरू से ही था। मतलब कि आगे फिर वो मजबूत होता गया कि जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते गए, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, फिजिक्स के सब्जेक्ट्स एंड एवरीथिंग। तो इस वजह से फिर मेजर इसे मिला। ठीक, तो मुझे थैंक यू भैया। राफिया आपसे एक सवाल पूछूं, आपको सवाल सुनाई दिया था? सवाल नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलो। आपका म्यूट हुआ था माइक। जी, अगर आप रिपीट करते हैं तो सवाल कुछ नहीं, अगर आप बता दें कि एक तो ये कि एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स में आप आए कैसे, यानी पहले से शौक क्या था, और दूसरा ये कि आपने क्या क्या एजुकेशन दी, आपकी डिग्रीज क्या है, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ा आपने, क्योंकि ये भी रेलेवेंट होता है इस चीज से कि आप आगे बाहर एडमिशन हुए हैं तो किस चीज में हेल्पफुल थी या नहीं थी या। ये तो नहीं कहूंगी कि बचपन से शौक था, पर I accidentally came into the bachelor's of physics, and then I was never happy with the physics courses क्योंकि मुझे हर राफिया फ्रीज कर गए हो आप। हाँ राफिया फ्रीज कर गए हो आप, आवाज में एडमिट हुई है आपकी। I'm sorry, my internet connection is a bit low today. In bachelor's of physics, I was not very towards the astrophysics, but by the end of that degree, we had a course of astrophysics and cosmology, and that really moved me a lot. And afterwards, luckily, I got admission in IST, and over there, the people were working in gravitational waves, and you were working in gamma rays. So over there, my fascination really started, and then I was a bit confused in gamma rays and gravitational waves. You remember I had been coming to your office several times.
So, but somehow I worked with Dr. Asad, and it was really a great experience. And then yes, I had been into with the mindset के मुझे बाहर admission लेना है, and I want to go. So after many rejections, I had been like consistently applying for PhDs, and luckily I got it somehow. चलो अभी अगला सवाल इसी के बारे में पूछना है, बट जिन लोगों को क्लियर हुआ ना, मैं बता दूं कि नाज़िला का अंडरग्रेड IST से ही स्पेस साइंस में है, और नाज़िला का MS जो है IST से मैथ्स में है, जबकि राफिया का अंडरग्रेड कहाँ से आपका आया था? राफिया ने बाद में अंडरग्रेड करने के बाद में मास्टर्स जो ज्वाइन किया था वो IST का एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स का मास्टर्स था, ठीक है। अच्छा खदीजा आपकी तरफ आए। Sure. So for me, I could say कि बचपन से शौक था. I was never inclined towards physics. Lekin I think when I was maybe 16 or 17, I looked through a telescope for the first time. I looked at the moon and I saw its craters, and I was obsessed after that. I just had to know more, and I think that curiosity just made me pursue this path. So I applied to IST, and I was there for my undergrad, my bachelor's in space science, and I graduated in 2020. After which I started, applying for master's program. So I'm now at Queen's University in my I haven't started research a lot about that. I'm hopeful that I will work in extragalactic astronomy with Professor Christine Speckens here. That's where I'm at right now. ठीक है, सो चूंकि बीच में नेटवर्क के बारे में तो मैं थोड़ा सा बता दूं तीनों लोगों के बारे में कि हमने इन तीनों को इसलिए बुलाया है इस कहा पैनल डिस्कशन में, और कुछ खदीजा एक आइडिया था बेसिस पे, मैंने कहा शायद ये इन्वॉल्व करके तरफ जा सकते हैं हम। इन तीनों को फ्री फंडेड स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, ठीक है। फिर PhD करने के लिए स्कॉलरशिप्स मिली हैं, और खदीजा के केस में मास्टर्स विद रिसर्च वाला जो है वो करने के लिए, और जब मैंने खदीजा आपको शायद PhD की भी ऑफर्स आई थी, आप होंगे मतलब extension की possibility है after like maybe a year you decide if you want to stay on for your PhD, so there's an option. Yeah. तो जो लोग इस, क्योंकि आसान प्रोसेस नहीं होता इसमें, इन सबको मुझे पता है इन्होंने बहुत एफर्ट किए, राफिया ने बहुत लंबा टाइम बहुत एफर्ट किया, नाज़िला ऑल्दो मेरे सामने थी, मैंने उसको उतना नहीं करते देखा, लेकिन नाज़िला ने भी काफी टाइम लगाया, और खदीजा का तो मुझे अच्छी तरह से प्रोसेस पता है, बहुत लंबा रहा है और बहुत मेहनत की है तब जाके हुआ है। तो तुम लोगों का बिल्कुल फ्रेश तजुर्बा है, आजकल जो क्लाइमेट है किस तरह से अप्लाई किया जाता है उसके बारे में तजुर्बा है, एंड आई थिंक ये लोग आप लोगों बाकी लोगों से बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो उनके लेसन थे कि क्या क्या हमने चीजें सीखी और वो बाकी कई लोगों तक कन्वे कर सकते हैं, और ताकि बाकी लोग जो स्टेप्स बाज जल्दी करते हैं हो जाए, इसलिए क्योंकि उन्होंने बाज चीजें तो हार्ड लेसन लर्न के थ्रू वाले तरीके से की है। तो ठीक है, अच्छा तीनों फर्क कॉन्टिनेंट्स में, ठीक है। जो राफा है वो यूरोप में है, पोलैंड में, नाज़िला जा रही है न्यूजीलैंड में, और खदीजा कनाडा में, ठीक है। और वो खदीजा ने का कुछ तजुर्बा अप्लाई करने का US में भी था। तो अगला सवाल आप तीनों से ये है कि आपने कब डिसाइड किया कि आप अप्लाई करना चाहते हैं, अपनी स्टडीज के दौरान में किया, बाद में किया, क्या थॉट प्रोसेस था, और अगला मेरा सवाल होगा कि आपका एक्चुअली प्रोसेस क्या था, ठीक है, अप्लाई करने का, कितनी यूनिवर्सिटीज टाइमलाइन वगैरह क्या थी, लेकिन पहले थॉट प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताएं अपना, कब डिसाइड किया और कब इसके ऊपर कुछ एक्शन लेने शुरू किया, किस तरह की एक्शन लेने शुरू किया। तो आई डोंट नो राफिया, अगर आप हो अवेलेबल तो आपसे स्टार्ट कर लेते हैं, वरना तो नाज़िला को कहते हैं। अप्लाई करना स्टार्ट बाय द एंड ऑफ मास्टर्स, बट मेरा मास्टर्स अगस्त 2019 में खत्म हुआ, और उसके बाद कोविड
start हो गया, so the PhD started getting low and low, but still I had been applying, and I applied till mid of 2021. Yeah. तो आपका अगर हम कहें कितना टाइम लगा आपका? अच्छा, आपने मास्टर्स के दौरान इरादा कर लिया था कि मास्टर्स के एंड में मैं अप्लाई करूंगी? इरादा तो मैंने बैचलर्स के बाद भी किया था, लेकिन एडमिशन नहीं हुआ। सो यस, आई वाज विद द माइंडसेट कि मुझे बाहर जाना है और पीएचडी करनी है, आई वांट टू कंटिन्यू इन एकेडमिया। ठीक है, और इसका मतलब है आपने कितना अर्सा अप्लाई किया? टोटल 2 इयर्स रफली बनता कोविड वाला मसले को मिला के, है? या ऑलमोस्ट 2 इयर्स, या ऑलमोस्ट 2 इयर्स। इसका मतलब है ठीक ठाक परसेवरेंस की है ना? इतनी देर तक हिम्मत भी हार के बैठ सकता था, है ना? सही बात है। अच्छा, तो थोड़ा सा प्रोसेस बताएंगे या ये अगले सवाल पर डाल लेते हैं? ठीक है नाज़िला, आप बता दो ये वाली बात, आपका क्या था? प्लान किया कब? थॉट प्रोसेस क्या था और कितना टाइम लगाया आपने? ओके, सो अगेन मास्टर्स का तो इतना था कि जो है ना मास्टर्स में मेरा स्टार्ट हो गया था, तो मैंने पीएचडी का जब मास्टर्स में एडमिशन लिया था उसी टाइम था कि पीएचडी बाहर से ही करनी है। तो उसके लिए कि मैं यही रेकमेंड करूंगी कि आपको ना जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त सुन रहे हैं, आपको आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आप एक क्लियर गोल के साथ जाएं आगे। मतलब ये कि उस गोल में सबसे पहले तो फील्ड पता होनी चाहिए कि आप किस फील्ड में, फॉर एग्जांपल मेरी ग्रेविटेशनल वेव्स थी, तो मैंने था कि जो है उस टाइम ऑफ कोर्स मास्टर्स के स्टार्ट में मुझे नहीं क्लियर थी अपनी फील्ड, बट थोड़ा बहुत आगे जाते थे थोड़ा क्लियर हो गया था। उसके बाद ये था कि ऑफ कोर्स हमें ये पता होना चाहिए कि आपकी जो फील्ड है उसमें लेटेस्ट रिसर्च क्या हो रही है और किस तरीके से हो रही है। और ऐसे नहीं कि जो है ना ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल वेव्स हैं तो उसी के बारे में आप इंफॉर्मेशन रिलेटेड फील्ड्स के साथ आप इंफॉर्मेशन लें। फॉर एग्जांपल आजकल ग्रेविटेशनल वेव्स में मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हाँ इस फील्ड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रही है, इसके रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं। और सेकेंडली मैं ये मेरा ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है, मैं रिकमेंड करूँगी कि हमारी यूनिवर्सिटी में टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स को एक चीज़ में एफर्ट खुद करनी चाहिए कि वो अपना जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, ऑफ कोर्स बैचलर्स के नहीं, फॉर मास्टर स्टूडेंट के लिए स्पेशली, वो टॉपिक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का खुद बनाने की कोशिश करें। उसमें ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा रगड़ा लगता है बहुत ख्वारी होती है, लेकिन आप इतना ज़्यादा सीखते हैं कि अगर आप अपना टॉपिक खुद ही बताएं, आपका सुपरवाइजर ऑफ कोर्स उसके पास बहुत नॉलेज होते हैं, वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकता है, बट अगर आप खुद उसको बनाने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपको अप्रिशिएट करेगा, आपको खुद भी बहुत ज़्यादा लर्निंग आपकी बहुत ज़्यादा होगी टॉपिक बनाने में। और सेकेंडली आप ऑफ कोर्स हर किसी के पास ना वीक पॉइंट्स होते हैं कि मेरी ये चीज़ अच्छी नहीं है, मेरे पास इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको ये नहीं आता तो आपको शर्म आ जाए कि मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता। आपने जो है ना हेल्प लेनी है, क्योंकि आपके सुपरवाइजर के अलावा भी बहुत सारे टीचर्स होते हैं जिससे जो आपके वीक पॉइंट्स में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और मैंने ऑफ कोर्स मैम सईदा से भी बात की थी और सर फजील से भी बात की थी कि एक जॉइंट रिसर्च की, जब मुझे टॉपिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था तो मुझे मैम सईदा और सर फजील ने भी गाइड किया था। द थिंग इज कि आपको जो है ना इस तरह एक चीज गोल में सबकी फील्ड क्या है, तो मैं सबसे पहले मैंने अपनी फील्ड क्लियर की थी कंप्लीटली। आई वाज क्लियर कि जो है ना हाँ मेरी ये फील्ड है और मैंने इसी फील्ड के अंदर रिसर्च करनी है और इसमें लेटेस्ट रिसर्च ये हो रही है। फिर उसके बाद आप यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं। अब ये कि बहुत से स्टूडेंट्स मैंने पर्सनली देखे हैं कि वो बहुत चूजी हो जाते हैं कि मैंने फलाने मुल्क में जाना, मैंने फलाने मुल्क में जाना। आपको यूनिवर्सिटीज या मुल्क कुछ में चूजी होना नहीं होता, आप पीपल में चूजी हो कि जो ना ये बंदा जो है ये लेटेस्ट रिसर्च कर रहा है तो इसके साथ पीएचडी रिसर्च करनी है मैंने, कि मतलब ये बंदा लेटेस्ट, इसके पेपर्स रिसेंटली आ रहे हैं। ऑफ कोर्स ये सर्च करने से मिलता है आपको कि कौन आपके फील्ड में सबसे ज्यादा लेटेस्ट रिसर्च के साथ लेटेस्ट टॉपिक्स के ऊपर इस फील्ड में रिसर्च कर रहा है। और दूसरी बात ये कि जो है ना सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव और सबसे ज्यादा काम की चीज ये होती है कि आप सुपरवाइजर ढूंढें यूनिवर्सिटीज के अंदर के सुपरवाइजर्स कौन से हैं जो कि सुपरवाइज कर रहे हैं आपकी फील्ड में। तो ऑफ कोर्स आपको फील्ड पता होगी, उसके बाद ही आप अगेन सुपरवाइजर ढूंढ सकते हैं। और यूनिवर्सिटी की ऑफ कोर्स रैंकिंग मैटर ज्यादा नहीं करती कि बेशक यूनिवर्सिटी का रैंक अच्छा ना हो,
लेकिन वो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे बहुत अच्छे लोग काम कर रहे होते हैं। तो अगेन आपको फील्ड एंड ग्लो के बारे में पता होना चाहिए। मैंने ये किया था कि मैंने अपनी फील्ड की थी, उसके बाद मैंने उसके बारे में लोग ढूंढे थे कि लोग इस फील्ड के सबसे अच्छे कौन से हैं। तो ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड में जो मेरी प्रोफेसर है डॉक्टर जनाटे, वो जो हैं वो तो वन ऑफ द पायनियर्स हैं ग्रेविटेशनल वेव्स की, मार्कोव एंड मॉन्टे कार्लो एल्गोरिथम्स की। लाइक यस की ये बहुत, और ऑफ कोर्स वहाँ पे उनके साथ जो पूरा ग्रुप है वो लेटेस्ट रिसर्च के ऊपर काम कर रहा है। तो मैंने कहा पर मैं इरेस्मस में चला जाऊं, ठीक है अच्छी बात है, इरेस्मस में आपने अप्लाई करना है, इट्स अ गुड थिंग। बट जो ये फेमस स्कॉलरशिप्स होते हैं ना, इनमें ना ये मिलना थोड़ा मुश्किल होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कंपटीशन होता है। तो अगर आपने क्या होता है कि आप यूनिवर्सिटीज ढूंढें, यूनिवर्सिटीज आपको वहाँ पे लोकल स्कॉलरशिप्स भी ऑफर कर रही होती है अपनी यूनिवर्सिटी के खुद, उनके फंड्स होते हैं। और सेकेंडली जो वहाँ पे सुपरवाइजर्स होते हैं ना, उनको भी फंडिंग अवेलेबल होती है। तो जब आप सुपरवाइजर को चूज करते हैं ना, तो कभी कभार आप उसको डायरेक्टली अगर अप्रोच करें ना, तो आपको फंडिंग वहां से भी पॉसिबल होती है। मेरी फंडिंग मेरी सुपरवाइजर की थी फंडिंग। ये जो है ना ऐसा नहीं था कि जो है ना मतलब उन्होंने कोई एडवर्टाइज बहुत ज्यादा किया, वो एडवर्टाइजमेंट की नहीं ना ये मतलब मैंने यूनिवर्सिटी सर्च की, उसके अंदर जाके मैंने सुपरवाइजर सर्च किया, और उसकी प्रोफाइल पे मुझे पता लगा कि ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। कि अगर मैं उसको सर्च ना करती तो मुझे ये स्कॉलरशिप कभी भी ना पता लगता, क्योंकि इसका ऐड कहीं भी आया हुआ नहीं था। मतलब ऑफ कोर्स इरेस्मस वगैरह के एड्स होते हैं, बट इसका कहीं भी ऐड नहीं था। तो आपको थोड़ी बहुत रिसर्च इसकी करनी पड़ेगी। तो इन द एंड आपको क्या होगा कि जो ना आपका गोल इस तरह होगा, आई विल वर्क इन द लिस्ट ऑफ फील्ड, आपकी मतलब आपकी फील्ड आ जाएगी ये जिसमें सब फील्ड्स होंगी, इन द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज होंगी आपकी कि इस यूनिवर्सिटी में मैंने टारगेट करना है, उसमें लिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स होंगे उसको जिसको आपने टारगेट करना है, जो कि स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे होंगे। ठीक है। और इसके बाद सीवी को हर चीज जो भी पर्सनली सीवी जो है भेजनी चाहिए, से आगे का खत्म हो जाता है सबसे। अब क्या, बट मुझे लगता है आप बेशक टू कॉल बगैर किसी हिचकिचाहट के उनको दिखाएं, और आपके टीचर्स, हर टीचर आपकी हेल्प करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपके नहीं आप जाओ यहाँ से, वो हर टीचर यहाँ पे जो ना मैंने जिससे हेल्प मांगी उसने मेरी हेल्प की है। सो लेटर में अगेन आप इंट्रोडक्शन, सेकेंडली रेलेवेंट नॉलेज होगी कि आपकी वो जो जिस सुपरवाइजर को आप टारगेट कर रहे हैं ना, जो या जिस स्कॉलरशिप को आप टारगेट कर रहे हैं, उसके जो के पास नॉलेज है, ऑफ कोर्स आपके जो आपने कोर्सेज लिए हैं यूनिवर्सिटी के या ऑनलाइन कोर्सेज लिए हैं जो भी हैं वो, और उसके अलावा आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है। और रेलेवेंट स्किल्स जो आपके पास हैं, फॉर एग्जांपल अगला जो है वो सुपरवाइजर ने लिखा हुआ है कि आपके पास पाइथन की स्किल होनी चाहिए, आपके पास मेरे केस में था मार्कोव चेन मॉन्टे कार्लो एमसीएमसी एल्गोरिथम की स्किल्स होनी चाहिए। तो मेरे पास थी, मैंने एक कोर्स में पढ़ा हुआ था, तो ऐसे कि जो ना मुझे इस सुपरवाइजर ने मतलब मेरे कोर्स में पढ़ाए हुए हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आजकल के सुपरवाइजर को अच्छा लगता है, कि जो आपका प्रोजेक्ट होता है ना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, अगेन मैं कहा कि उस पर आपने बहुत कॉन्सेंट्रेट करना है, उसको एक्सपैंड करने की आपके अंदर स्किल्स हो, कि आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो आगे। क्या आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि आप हुआ ओके जी खत्म हो गया, इसको आगे आपके पास बेशक आइडियाज वो गलत हो, बट आपको एक पोर्ट्रेट करना चाहिए कि हाँ मेरा फाइनल प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि एक्सपैंडेबल है। उसके बाद फिर आपने जो है ना ये सारे प्रोसेस करने के बाद फिर आपने जो है ना सुपरवाइजर्स को ईमेल करनी है, या फिर ऐसा करना है कि जो स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे प्रोसीजर लिखा होता है वो होना है। और उसमें कभी भी आपने जो है ना झूठ नहीं बोलना कि मुझे ये चीज आती है, मुझे वो चीज आती है। पता लग जाता है कि आपको ये चीज नहीं आती आगे जाके, और वो चीज बहुत अगली होती है, वो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं कि जो है ना ऑफ कोर्स। लेकिन ईमेल जो आप सुपरवाइजर को करते हैं या जो भी आप लिखते हैं, उसमें आपने जरूर जरूर अपना काम जो है उनके काम से लिंक करना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर पाएंगे ना, तो वो कहेंगे कि ये बंदा वैसा है जिसको हमें हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लिंक कर देते हैं ना, तो उनको होता है कि हाँ ये बंदा वो है जिसके साथ हमें, जिसको ऑलरेडी थोड़ा बहुत नॉलेज है इस, ऑफ कोर्स हमें सब कुछ तो नहीं आता होता, थोड़ा बहुत नॉलेज है, हम इसको आगे लेकर चल सकते हैं।
तो आपने कनेक्शन जरूरी है और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा उनका काम कि वो आजकल क्या कर, इतनी मर्जी है कोई नेगेटिव कमेंट ऐड नहीं करना अपने ईमेल में या उसमें कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, कि मतलब हर अपनी सिचुएशन को एक पॉजिटिव तरीके से कि डिस्पाइट द सर्कमस्टांसेस यहाँ पे बहुत अच्छी रिसर्च हो रही है, हम लोग बेस्ट कि हम इसको आगे लेके जाएं और मतलब एक्सपैंड करें। अगर आपने ये मेंशन ऑफ कोर्स मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप लोग इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, जो कि मतलब मेरा इंटरव्यू तक पहुंचा था, फिर जो है ना उसमें अपना वर्क भी आपने इस तरह प्रेजेंट करना है कि जो है ना उसमें बेसिकली पॉइंट्स वो डालने हैं जो कि वो मांग रहे हो, ये छोटे एक सटल तरीके से उनको बताने कि हमने जो है ना ये चीज काम किया हुआ है, और बेसिक स्टफ एक्सप्लेन नहीं करना कि फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है, मतलब वो जानते हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं, आपने स्टार्ट ही एडवांस लेवल से करना है। और उनको एक इंटरव्यू इस घबरा के नहीं देना कि मतलब कि ये जो है ना इंटरव्यू एज अ टॉक, एजुकेशनल टॉक के तौर पे, मतलब उनको सजेशन भी आप दे सकते हैं कि आपके पास नॉलेज होगा उससे आप सजेस्ट कर सकते हैं, आप ये फील्ड है इसमें ये चीज आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा था, मैंने उनको सजेस्ट किया था कि ये एल्गोरिथम आप जो आज लेटेस्ट रिसर्च कर रहे हैं उसमें आप लगा सकते हैं, तो दे वर इम्प्रेस कि हाँ हम जो है ये आप इस स्किल सेट है, तो इस चीज को आपने इन सारे पॉइंट्स को माइंड में रखना है। अभी मैंने बहुत कुछ बोल दिया बट होपफुली ये हेल्प किया। हमारे सारे मेरे जो सवाल थे सारों का एक साथ जवाब तो अगले राउंड में ना मैं आपको स्किप करूंगी, ठीक है, क्योंकि आपके सारे जवाब होंगे। और आई होप कि मैंने भी पॉइंट्स नोट किए जो नाज़िला ने बोले, क्योंकि नाज़िला ने बहुत सारे पॉइंट्स बोले हैं और सारे आई थिंक रेलेवेंट है और इम्पोर्टेंट है। कुछ तो मैं कमेंट्स शायद बाद में करूँ, लेकिन ये है कि आई थिंक शुरू से कोई अप्रोच कैसे करते हैं अप्लाई करने को, और कौन सी चीजें काउंट करती हैं और कौन सी चीजें लोगों के जहन में होती है कि काउंट करें, लेकिन कई दफा ये और चीजें काउंट करती हैं। लोगों को कैसे अप्रोच करते हैं, लोग इम्पोर्टेंट करते हैं ना कि इंस्टीट्यूशन इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर शायद लोग होते हैं जिनके पास आप जा रहे हैं, जिनके पास आप करना चाहते हैं काम वगैरह वगैरह, सीवी, कवर लेटर वगैरह टाइप की चीजों पे। तो बहुत सारे पॉइंट्स नाज़िरा ने बोले, आई होप आप लोगों ने नोट किए होंगे। तो खदीजा आपकी तरफ आती हूँ कि आपका सवाल जो मैं पूछ रही हूँ वो ये बहुत अच्छा प्लान कब किया बाहर अप्लाई करने के लिए और थॉट प्रोसेस क्या था, लेकिन आप थोड़ा आगे भी बताना चाहते हो, प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहते हो तो आप कर दो, क्योंकि नाज़िरा ने भी कर लिया, से पूछ लेंगे। और हाँ, फर्क होती है मास्टर्स के बाद अगर पीएचडी पे लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वो एडवाइस फर्क हो सकती है, और अंडर ग्रेड के बाद अगर मास्टर्स के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं या पीएचडी के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं तो एडवाइस फर्क हो सकती है। तो ये भी ध्यान में रखें कि नाज़िला पीएचडी के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर रही थी मास्टर्स करने के बाद, और खदीजा जो है ना अंडर ग्रेड करने के बाद मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रही थी। ओके। I wish that I had spoken to Nazila when I was applying, because I didn't know any of this and it would have been very helpful. I hope everyone's listening. But yeah, so mainly I think for everyone it's kind of a natural path. If you want to get into astrophysics, a master's and then a PhD is just a natural path. But I guess my mind it was made up since my first year of my undergrad. I wasn't sure कि दुनिया में कहाँ जाना है, but I think USA and Canada were kind of like my main focuses. So you see, I started applying. I started preparing for the GRE in my 4th year. So I gave the GRE, didn't get the score I wanted, gave it again, got the score I wanted, but then COVID hit. So then universities waived the GRE requirement and I didn't meet those two results. But then, so I would say the first time that I applied for my master's, I applied in a very naive way, in a very like linear way. I think the way that most people would go about it, just go on the department website, the program that you're interested in, look at their instructions, and master's level, but at least I can't speak about PhD, but master's may, at least in Canada and US, that's what I came across, is that they don't require you to reach out to faculty or supervisors at that stage. Their instructions are fill out the application form, submit it, and then we'll get back to you, and then we'll set you up with a supervisor, or it can happen later on in the year when you start.
In fact, I even emailed one of the program coordinators, and I asked them if it was necessary, and they said no, it's not a requirement. But I think I've now come to the realization that that is probably the best way to go about it if you're a student from North America. For us Pakistanis, people in no assurance of the quality of our education or the background of our education. And in Canada, they're mostly funded programs. So how will they know that they can invest in you? They have to be sure, because they're putting money into you and they want to be sure that you're going to be worth the investment. So you have to kind of go that extra mile to prove to them that you are. And that can be done through various ways. But I think probably hands down, the most important way to do that is to actually reach out to the supervisors or to reach out to faculty. And not just one, not just two, many. That's just what I experienced. But yeah, I think not just you shouldn't just reach out to every single faculty. Obviously, it should be someone whose interests are in line with yours. But yeah, I definitely think what I learned was that reaching out in any way is the most important. And I applied the first time. I just say, yeah, so I applied in 2 cycles. The first time I applied was in 2020, and I got rejected from, I think, all 8 universities that I applied to, which were across Canada and across the US. And I applied in a very naive way. I applied to like the top universities, the top programs, UT Austin, Colorado at Boulder. So top astrophysics programs, which is fine, but I didn't know what I was doing. So I got rejected from all of them. And then when I got rejected, I obviously, it was a very disappointing process, very demotivating process, because I had no way to know what I was doing wrong. They give you a very generic rejection letter where they say, sorry, and we're not able to provide individual feedback, which doesn't help at all. So I think one of the biggest things that helped me or made me decide to try again was that my mentor said, reply to the rejection email, which you don't want to do. The first thing you want to do when you see the rejection email is hit delete. But no, you should reply, and you should ask them if they can provide any sort of information about your application and how it was, how it scored. I don't know if it's possible for me to share my screen. I just wanted to share like an exchange. Oh, okay, it's disabled. Is it possible to turn it on or? अनुभा शेयर स्क्रीन हो सकता है? खदीजा को इजाजत मिल सकती है? खदीजा प्लीज आप बता दो कि आपने टोटल कितनी जगह अप्लाई किया था और कितने लोगों को रीच आउट किया था और कितना प्रोसेस लंबा था आपका? So the first year that I applied to about 8 universities in US and Canada, and they were all rejections. But then, and I don't think I had reached out to any professors at this stage, maybe 5 or 6, which I know seems like a significant amount, but it wasn't, because the second year that I applied, which I actually did succeed, I reached out to over 100 professors. And I think this kind of method, or some people might tell you that it's not the best way to go about it, which is probably true in their view, but me, it kind of maximized my chances, because professors are very busy. So there's a high chance that your email is getting lost in their inbox, or whatever the case is. But also another thing that really helped was follow-up emails. The first time they might have missed it, but I think the professor that I'm working with right now, she actually missed my first email, and then it was only on this follow-up email that she replied to me, and then we went forward. The follow-up emails are really important. And I think probably like the biggest thing I would say today is send emails. Don't be afraid to send emails. Like, I know it's very difficult to do, because as a person who, I don't even like to like call up
people in person. I would rather use an app. So reaching out can be very difficult to do, but it's so important. Okay, the screen share is working now. Okay, so let's see. Open. Okay, so this was when I got rejected from the University of Colorado at Boulder, and it's one of the top programs in the US for astrophysics. So I asked him for any feedback, and he says, this is graduate coordinator. And he said, I'm sorry, we don't give specific advice like that. I can tell you that you scored pretty high on our rubric. You're very definitely qualified. It's just that we're competitive. Okay, and this just, it changed the game for me, because at this point I had no idea what I was doing wrong. But to hear that, okay, I'm not completely a hopeless case, and that I have something going for me, was very important. And yeah, I would have stopped right here. I would not have replied to this email. But then my mentor was like, ask him what the rubric is. So again, I go in and I say, is there any chance you could give me a general idea of your rubric? And then he actually shares it with me. I was surprised, because they usually don't. So I wanted to share this with you guys, because it's nice to see what the people themselves look for. So of course, I mean, you guys can read these and copy them down if you want, but it just, yeah, it was good to have this in front of me, so that I could improve on my application in particularly these kind of respects. So yeah. Perseverance भी है. Sorry? Which means अगर आप perseverance और grit भी है, इसका मतलब आप उनको बार-बार ईमेल करो तो वो annoy भी हो सकते हैं, लेकिन वो ये भी समझ सकते हैं कि grit. And other thing I'd recommendation that is, I would say definitely during your undergrad, try to build strong relationships with the faculty and especially your supervisor. Because at the end, they're going to be the ones writing you the recommendation letters, and you want them to write it in a way that it seems like they really do have experience working with you. You don't want it to just be a generic like message or letter. So yeah, I think that's it for me. Stop sharing. Okay, thank you, Khadija. So Rafia, बातें नहीं हमारी प्रोसेस के बारे में बताओगे, किस तरह किया, कितना टाइम, तो आपने बता दिया कि टाइम अच्छा खासा लगा था, और क्या था प्रोसेस? वो हुआ है म्यूट. मेरे ख्याल से फ्रीज हो गई है राफिया. चलो राफिया, अगर बीच में आ गई मैं, तो मैं फिर जो भी होगा उसको इंटरप्ट करके राफिया की बात सुन लूंगी, क्योंकि राफिया को ज्यादा कनेक्ट में मसले हो रहे हैं. इतनी देर, अच्छा, थोड़ी सी आपने बात नाज़िला आपने भी की थी कंपोनेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन की, सीवी, पर्सनल स्टेटमेंट. खदीजा, आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की बात की थी. मजीद ऐड करना चाहते हो आप नाज़िला, या नाज़िला से शुरू कर लेते हैं अगर आप ऐड करना चाहते हो, वरना खदीजा भी अगर आपको मजीद पॉइंट जो कंपोनेंट्स हैं एक्चुअली पैकेज है उसके ऊपर काम करना चाहिए. जैसा खदीजा आप कह रहे थे कि अच्छा स्टडीज के दौरान भी आप प्लानिंग करना शुरू कर सकते हैं, स्पेशली लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए मटेरियल अपना प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, या अपने आप को पोजीशन करना शुरू कर सकते हैं उसके लिए. तो नाज़िला, कुछ कहना अपने पैकेज के बारे में? यस मैम. सो इसने काफी अच्छी बात की कि जो रिकमेंडेशन लेटर, तो उसका भी मैं ये कहूँगी कि रेकमेंड, क्योंकि टीचर्स जो हैं उससे आपका रिलेशन अच्छा होना ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, खासतौर पे सुपरवाइजर से. तो ऑफ कोर्स आपके सुपरवाइजर को मतलब दे आर वेरी बिजी, कि उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो आपके साथ बैठ के रिसर्च करें. आपने खुद रिसर्च, आई एम सेइंग के जो है ना, बार बार कह रही हूँ, आपने खुद ज़्यादा मेहनत करनी है. ये मत एक्सपेक्ट करें कि आपका सुपरवाइजर सब कुछ करके दे देगा, मतलब उनको और भी बहुत काम होते हैं. सो आपने सारी रिसर्च करके देनी है, कि उनको बताना है कि रिकमेंडेशन लेटर में आप ये चीज़ प्लीज़ ऐड कर दें, कि मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने ये स्किल मांगी भी थी कि आपको एमसीएमसी का पता होना चाहिए, मार्क ऑफ चेन मल्टी कार्लो. तो मैंने अपने प्रोफेसर से कहा कि सर आप मेरे रिकमेंडेशन लेटर में ये ऐड कर दें लाइन कि आपने ये मुझे इस कोर्स में ये स्किल आपने मुझे पढ़ाई थी.
तो दैट्स अ गुड थिंग कि जो ना उनको ये पता लग जाता है कि हाँ ये वाली चीज, ये वाली नॉलेज आपके सुपरवाइजर ने आपको दी हुई है। तो इस तरीके से होता है कि जो जो स्किल्स आपको चाहिए होती हैं या ये जो एक्सपीरियंसेस आपको चाहिए होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैनेजमेंट एक्सपीरियंस चाहिए, जो भी चाहिए, आप अपने सुपरवाइजर से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि रिकमेंडेशन लेटर में आप ये लिख दें। तो इट्स अ गुड थिंग कि आपकी एप्लीकेशन इस तरह स्ट्रांग हो जाती है। और दूसरी बात ये कि जो कि ईमेल्स वाली चीज़ होती है कि आप जितने भी ईमेल्स वगैरह कर रहे होते हैं, आपके कभी कभार सुपरवाइजर भी आपको एक बहुत अच्छे रेकमेंड कर देते हैं। जैसे मेरे सुपरवाइजर जो हैं अभी पीएचडी के, वो मेरे मास्टर्स के सुपरवाइजर ने ही मुझे रेकमेंड किए थे। तो इस वजह से मुझे उनके थ्रू भी पता लगा था कि जो है ना हाँ ये सुपरवाइजर हैं। तो एक्चुअली मैंने उनको नाम बताया था कि न्यूजीलैंड में ये कर रही हैं, ये ऑफर कर रही हैं एक प्रोजेक्ट, तो सर इस तरह मैं अप्लाई करूँ या ना करूँ। तो देन ही टोल्ड मी कि नहीं ये तो बहुत अच्छे हैं और ये तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो है ना ये आप यहाँ पे अप्लाई कर दें। तो जब आप अपने सुपरवाइजर से हर चीज डिस्कस करते हैं तो बहुत सी चीजें आपको भी क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि उनका नॉलेज आपको एक्चुअली लेना है उनसे, उनको क्वेश्चनिंग कर करके। तो देन अगेन मैं ये कहूंगी कि जो ना खुद ज्यादा मेहनत करनी है कि हर चीज में आपने खुद जरूर लेकर जाना है कि घबराए नहीं क्वेश्चंस पूछने से। अपने सुपरवाइजर से पूछने, आप सुपरवाइजर से पूछ लें, उनके अपने दूसरे टीचर्स से पूछने, आप उनसे जाके पूछें, वो आपका जरूर आंसर करेंगे कि आपको। और अगर आप गलत हैं दैट्स फाइन टू, कि जो है ना आपको आपकी गलती आपको पता लग जाए कि नेक्स्ट टाइम आप उस गलती को इम्प्रूव कर लेंगे। मतलब मेरा जो कवर लेटर था वो मैंने सिर्फ मतलब 2-3 वीक्स तो मैंने लगाए थे कवर लेटर में। तो एक दिन में कवर लेटर नहीं बनाना और ना ही सीवी एक दिन में बनानी है, कि जो एक दिन वाले काम होते हैं वो पता लग रहे होते हैं कि जो ना इसने मेहनत नहीं की। तो और 3-4 लोगों तो मिनिमम आपने दिखानी है ये चीजें कि इसमें आपके वो 3-4 लोग गलतियां निकालेंगे और उसके बाद आप उसको फिल्टर आउट करते जाएंगे, इम्प्रूव करते जाएंगे, करते जाएंगे और एट द एंड आपको जो है ना वो एक आपका स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो जाएगी। तो यही चीजें मैं ऐड करती और हूँ। मंजिला इसमें मैं ये भी ऐड करता हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है कि जितना आप मेहनत से लिखते हैं उतना नजर आता है अगले को, और उतना टेलर्ड होता है, क्योंकि टेलर भी आपको करना चाहिए आप जो भी कर रहे हैं। जहाँ अप्लाई जो आपने जिस तरह कहा कि आपको पता था एनसीएमसीएम की रिक्वायरमेंट है, तो आपने अपना अपना प्रोफाइल भी टेलर किया हुआ था उसके हिसाब से, और डॉक्टर एस से भी कहा कि अच्छा वो डाल दें वही वाली चीज उसमें। जो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री बात इंफॉर्मेशन दे रही हूँ ये है कि जिससे आप लेटर रिकमेंडेशन लिखवा रहे होते हैं उसको भी टाइम दें कि वो लिख दे, ठीक है? क्योंकि हम लोग जब लिखते हैं तो हम थोड़ा टाइम ज्यादा होता है लिखने के लिए, हम उतना टेलर करके लिख सकते हैं। दूसरी बात यह कि हम जितना इन्वेस्टेड होते हैं किसी स्टूडेंट में, क्योंकि हमें पता होता है कि उसने अच्छा काम किया और हमारे साथ अच्छा काम किया है, तो हम उतना मेहनत करके लिखते हैं। तो मैंने ऐसे भी रिकमेंडेशन लेटर्स लिखे हैं जिसमें मैंने 2-3 हफ्ते बनाए लिखने में, ठीक है? और वो मुझे पता है कि वो कितनी मेहनत दी है उसमें, वो टेलर है, और वो मेरा ख्याल है पढ़ने वाले को भी पता होगा कि ये जो है ये स्टूडेंट मतलब इसमें कितना काम किया गया है, इसका अंदर बाहर हर चीज पता है। और जो स्टूडेंट कहते हैं कि कल तक मुझे लिख के भेज दें, या जिनके साथ आपका वैसे उतना रिलेशनशिप नहीं होता, आपने उनको बस थोड़ा सा देखा होता है, तो वो आप टू द पॉइंट किस्म का लेटर रिकमेंडेशन लेटर लिखते हैं, उतना ज्यादा डीप नहीं होता। तो ये डेफिनेटली ये वाली चीज जो है मैटर करती है। खदीजा कोई और चीज है ऐड करनी है इसके बारे में, मटीरियल के बारे में? Gee, so I would say with respect to the statement of purpose, your cover letter and the CV, definitely you want to make it very research oriented, because this is what you're trying to get into graduate school for, research. And these people live, eat, breathe research. So they want to see that you are also very research oriented. And also with the CV, an advice that I was given was use action verbs a lot, like, derived or calculated or modeled. It shows that you did this concrete work. So just, make sure to use action verbs. And also another thing was, if your work has been very maybe coding oriented, like you've used a lot of codes, maybe you've developed some codes or tools, it would be really nice if you could put that onto like a GitHub, or you could even make like a personal website or very basic few web pages. It doesn't have to be a big thing, but essentially that could be like your portfolio. So you could, curate some of your materials, like your CV, any publications that you have. You could have links to those, your GitHub links. You could have if you've done any outreach work, you've made any resources for any outreach, you can put those up. It just shows like you have a breadth of kind of work that you've done. And it's nice, and the potential supervisor can just, has like
like links to just go on for all your work. So that could be really nice. Yeah, and also I would say if for students who are in their undergrad right now, maybe second or third year, maybe you haven't done so well on like a core course, like maybe applied physics. For me, I know I failed applied physics 2 in my second semester, so I repeated it. So I would say that if you have the time, the resources, if you fail or if you get like a D on on an important course, then try to repeat it because GPA does matter. It really does. So yeah. थैंक यू राफिया खदीजा राफिया आप आवाज आ रही है अभी या नहीं Yes, ma'am. आप बताओ आप अपना प्रोसेस बताओ फिर उसके बाद हम जन अरुबा से एक कोई बात रहे तो होंगे और फिर उसके बाद हम जनरल सवाल जो बाकी लोगों के हैं उनकी तरफ आते हैं आप बताओ अपना प्रोसेस कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे कैसे आपने अप्लाई किया कैसे मिला आपको ब्रेक थ्रू कैसे हुआ I think that Nazila and Khatija, they have give a lot of good feedback, and that's really that all matters. In my process, a slightly changed thing was that I had been working on extreme mass ratio in spirals, and the slightly different thing from the other people was that I had been working on extreme mass ratio in spirals in my master's with Dr. Asad Ali, and yes, and then I had been applying to many PhD positions, and I contacted many professors, and and I got a lot of rejections as well. राफिया आपका भी प्रोसेस इंडिविजुअल्स को कांटेक्ट करके ज्यादा हुआ था जिस तरह नाजीला के केस में हुआ या खदीजा ने पहली दफा प्रोग्राम्स में डायरेक्टली अप्लाई किया और बाद में इंडिविजुअल्स को कांटेक्ट किया Yes, mostly I had been applying in the different programs, or no, not the programs but different professors. मतलब आपने भी लोगों को कांटेक्ट किया ना आपने भी एक ज्यादातर जी मुझे आ रही आवाज आपकी राफिया राफिया आपको नहीं आ रही शायद हमारी आवाज राफिया अरूबा कोई पॉइंट आपके जहन में है जो पूछना रहता है वरना फिर हम सवाल जो लोगों के कॉम्प्लीमेंट्री की बात आपको लगता है जो सबसे पूछनी चाहिए वरना फिर हम जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके सवाल को चैट में भी आए हुए हैं और मेरी आवाज आई ओके तो खतीजा कुछ कहना नहीं अरूबा कुछ कहना चाह रहे ओके ठीक है सो सवाल में क्या है यहाँ पे सबसे पहले एक तो अकील ने पूछा है could we use email body as a cover letter while asking for funding or acceptance letter not completely sure इसका exactly मतलब क्या है अकील आप खुद पूछना चाहते हैं जबानी अपना माइक ऑन करके अकील है अकील अपने सवाल को एक्सप्लेन करना चाहते हैं हेलो कैन यू हियर मी जी अकील आप पूछ रहे हैं कि ईमेल को एज ईमेल बॉडी को कवर लेटर के तौर पे यूज कर सकते हैं या एक्सेप्टेंस लेटर के तौर पे पूछ सकते हैं यूज कर सकते हैं सवाल एक्चुअली मैम जो मेरी फील्ड है वो है मटेरियल साइंस तो ओके और मैं 6-7 महीने से अप्लाई कर रहा हूँ तो 6-7 मंथ से मैं अप्लाई कर रहा हूँ अप्लाई स्कॉलरशिप फंडिंग तो मैं मतलब कि कवर लेटर भी लिखता रहा हूँ अलग से और बाज़ लोगों ने मुझे सजेशन दिए हैं कि आप कवर लेटर नहीं लिखो मतलब कि ईमेल बॉडी को कवर लेटर ऐसा यूज़ करो और साथ में अपनी CV अटैच कर दो तो मैं जस्ट एक पूछना चाहता था क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं मतलब ये आप लोग एक्सपीरियंस लोग हो तो ओके ठीक है कौन जवाब देना चाहेगा इसका I can talk a bit about it.
So your email body should be short, concise, brief. Itni lambi, you shouldn't make it your cover letter. They don't have time to go through this whole thing. They just want, in the beginning, you can give a brief description. Aap kahan se ho, kaun si university se ho, and what field are you interested in? What area of research are you interested in? Then you can come to, again, just another paragraph about your research, and also about their research, what you are interested in their research, and how it links to what you're interested in. And then that's it. That's basically it. And then you can, one important thing is, once you've written all of that information about yourself and about their research, have one line that's a kind of call to action line, where you urge them, or you ask them, you say, would it be possible whenever, whatever time suits you, if we could have a Zoom call, and if we could talk about this further. That kind of, is like a sort of indication to them, okay, now I should reply to this question. Otherwise, it's just like info. This sounds like a question. So that's the advice I would give. Definitely don't make it long. Definitely don't make a cover letter. Maybe you can attach your CV, but that's about it. You don't want it to be too long. That might just annoy them too. So yeah. ओके सो मैंने भी कुछ ऐड करना है कि मतलब मैं तो कम्प्लीटली एग्री करती हूँ खदीजा से। आपको क्या होता है कि मैंने जिस तरह अप्रोच किया था कि जो पहला आप ईमेल लिखते हैं ना, उसको कभी भी आप इतना लंबा ना लिखें कि वो कहे यार मुझे इतनी लंबी कहानी पढ़नी है। वो तो उसको मतलब सबसे पहले तो उसके जंक में चला जाएगा या तो ठीक है, या फिर जो ना वो अगर खोल भी लेगा गलती से तो वो कहेगा यार इतनी लंबी कहानी का टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपनी जो जैसे मैंने किया, ऑफ कोर्स आपकी अपनी मर्जी है, हर किसी की अपनी अप्रोच होती है। मैंने क्या किया था कि मैंने पहली लाइन ही लिखी है, आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट द पीएचडी स्कॉलरशिप्स, या आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट अ पॉसिबल पीएचडी पोजीशन और अ पॉसिबल पीएचडी प्रोजेक्ट। पहली लाइन ही आपने वो लिखनी है कि ये जो है ना, उससे उस बंदे को पता लग जाए कि हाँ इसका मकसद ये है। ठीक है, फिर आगे अगर आपने अपना वर्क एक्सप्लेन करना है तो आपने अपनी तारीफों के पुल मतलब नहीं बांधने, आपने अपना वर्क के बजाय उनके वर्क को रेफर करके अपना वर्क एक्सप्लेन करना है कि आपका मैंने ये रिसर्च पेपर पढ़ा था। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगेन आपको फिर उसका रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा, पूरा पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़ लें। ठीक है, ऑफ कोर्स मुश्किल होता है पूरा पेपर पढ़ना, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लें कि आपका ये वाला पेपर इंटरेस्टिंग लगा था मुझे, और मेरी जो मास्टर्स की या बीएस की रिसर्च है वो ये है और इससे रिलेटेड है, तो मैं मतलब आई वांट टू वर्क विद यू, इस तरह करके कि कोई पॉसिबल पीएचडी पोजीशन आपके पास है या नहीं। ठीक है, और एट द एंड ये जो है ना, अगेन आपकी जूम मीटिंग या जूम कॉल, और सेकेंडली आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप इफ यू वांट के आई कैन सेंड यू माय सीवी और कवर लेटर, जब वो आपसे मांगे ना कवर लेटर, तब आपने कवर लेटर उनको भेजना है। मतलब पहले ही मीटिंग में आपने जो है ना उसको ये नहीं करना, आपने अपना फिर बहुत कंसाइज टू द पॉइंट, बहुत डायरेक्ट रहना है। और अगेन ये चीज अगेन उनसे रिलेट जरूर करना है, उनका प्रोजेक्ट, उन्हीं का प्रोजेक्ट रेफर करके ये प्रोजेक्ट आपका है, मेरा ये रिसर्च है, मैं ये कर रहा हूँ और मुझे पॉसिबल पीएचडी पोजीशन बताएं। तो ये कि इस तरीके से मैंने जब जितने भी सुपरवाइजर्स को अप्रोच किया था, ऑफ कोर्स बहुत से सुपरवाइजर्स ने मुझे ये जवाब मुझे सबके ऑलमोस्ट सबके आए थे कि कुछ ने मुझे कहा कि हमने पीएचडी स्टूडेंट्स रख लिए हैं, एक जो थे वो पैटर्निटी लीव पे गए हुए थे, उसने मुझे लिंक्स भेज दिए कि आप इसको अप्रोच कर लें, आपकी जो फील्ड है वो हमारी नहीं है, आप इसको इस सुपरवाइजर को अप्रोच कर लें। कुछ ने मुझे रेफर कर दिया था कुछ सुपरवाइजर्स। तो जब आप इतना छोटा अपना रखेंगे ना तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देन अगेन अगर उसने कहानियां पढ़ ली तो वो तो अच्छी बात है बहुत, लेकिन ज्यादातर लोग कहानियां नहीं पढ़ते। हाँ, मेरा अपना भी ख्याल है कि नहीं, ज्यादातर हम कहानियां पढ़ेंगे, जितना शॉर्ट एंड टू द पॉइंट और डायरेक्ट होगा, लोग आप अगले की हेल्प कर रहे हैं कि आपको रिस्पॉन्ड करे हो। अच्छा, इनके है सवाल, व्हाट इफ पाकिस्तानी प्रोफेसर डू नॉट अपलोड रिकमेंडेशन लेटर्स? मैं इसका जवाब अच्छा, इसका जवाब मैं देती हूँ। देखिए, अगर किसी ने भाभी आपके साथ जुल्म करना है और नहीं करना तो वो एक अलग चीज है, लेकिन नॉर्मली होता है कि अगर हमें किसी को नहीं लिखना होता तो हम अपफ्रंट तरीके से मना कर देते हैं कि हाँ नहीं हम लिख सकते। आप किसी और जिसके साथ आपका बेहतर हुआ हो एक्सपीरियंस, आप उनके लिए। हैविंग सेड दैट, मैं जो पहले भी कह चुकी हूँ वो इसी से बात रिलेटेड है, थोड़ा सा मैं पहले कह चुकी हूँ, अगले को टाइम दें।
ठीक है। और सबसे ज्यादा हेल्पफुल तो चीज ये होती है कि आप अगले को पूरा टेबल बना के दे दें कि जी ये यहाँ मैंने अप्लाई करना है, फलानी इसकी डेडलाइन होगी, ये जो है फलानी डेट तक अपलोड हो जाना चाहिए। आप जितना ज्यादा ये करके देंगे अगले को मेंटली प्रिपेयर देगा कि मैंने इसके लिए 10 दफा भेजना है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब वो डेडलाइन करीब, आपने खुद ट्रैक रखना है डेडलाइन का, और जब वो डेडलाइन करीब आ गई तो आपने एक रिमाइंडर को लाइट किस्म का भेज देना कि अच्छा मैं आपको बस रिमाइंड करा रहा हूँ या रिमाइंड करा रही हूँ कि अच्छा वो डेट करीब आ रही है। बहुत सारी जगह पर तो ये भी होता है कि वो इनके सिस्टम खुद हमें ईमेल करता है, बट इवन देन वो ईमेल कई दफा इतनी आ रही होती है आपके पास कि आप ट्रैक नहीं रहता आपके पास, क्योंकि एक ही स्टूडेंट की कई दफा 10 ईमेल्स आ रही होती है और कई दफा आप 4-5 स्टूडेंट के लिए एक साथ लिखते होते हैं लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। तो आपके लिए एज जो राइटर है आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, और जितना पहले से आप बताएंगे अगला बंदा उतना सोचना शुरू कर देगा लेटर के बारे में, और उतना वो फिर वही वाली बात थी, जितना आपका पर्सनल रिलेशनशिप होगा उसके साथ अच्छा आपने काम किया होगा, काम डिस्कस किया होगा, वो उतना होगा। बाय द वे अक्सर लेटर राइटर्स में आपका एक मेन लेटर राइटर होता है जिसके साथ आपने सबसे ज्यादा काम किया होता है, और बाकी एक दो सेकेंडरी लेटर राइटर्स होते हैं जो कि सिर्फ वो जरा मिनिमलिस्टिक किस्म का लेटर लिखते हैं और उसका सिर्फ मकसद ये होता है कि अच्छा ये कोई बुरा बुरा इसके साथ एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये वाली चीज। अच्छा, किसी ने हाथ भी खड़ा हुआ है, लेकिन पहले मैं यहाँ पे जो चार्ट में सवाल है वो पूछ लो। एक जो पहले आया था फिर हाथ खड़े को पूछते हैं। Ahmed, minimum GPA is required for applying with other Imran candidate पूछा है। ओके, ये जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मतलब बहुत लोग कहते हैं कि ना 3 अबव होना चाहिए, 3 अबव होना चाहिए। ठीक है, 3 अबव बहुत अच्छी चीज है कि आपका 3 अबव जीपीए हो, लेकिन ये कि अगर आपको लग रहा है ना मेरा 3 अबव नहीं आ सकता, तो उसको स्ट्रॉन्ग आप इस तरह बना सकते हैं कि आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है ना उसका ग्रेड या तो आपका अच्छा हो, ठीक है, और आपका रिसर्च पेपर अच्छा हो, कहीं अच्छी जर्नल में पब्लिश हुआ हो। तब अगर ये चीजें आपके पास हो ना, तो आपका जीपीए बेशक थोड़ा लो हो तो आपकी फिर भी चांस बन सकता है। और थर्डली आपके पास इंटर्नशिप या कुछ एक्सपीरियंस हो आपके पास जिस इस चीज का कि जो है ना कोई सम टाइप ऑफ रिसर्च में, ऑफ कोर्स आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस हो, बाकी फील्ड्स का मुझे नहीं पता, कोई भी इंजीनियरिंग या उसमें ऑफ कोर्स आपका जो भी एक्सपीरियंस मैटर करता है वो होना चाहिए। तो कभी कभार होता है कि आपका एक्सपीरियंस और आपकी जो नॉलेज जो है वो जीपीओ को कवर कर देती है, कि जरूरी नहीं है कि आपका बहुत अच्छा एक्सीलेंट जीपीओ हो तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। इसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप अपना एक्सपीरियंस गेन करें, स्किल्स गेन करें, ऑनलाइन कोर्सेज जरूर लें। और हाँ, मास्टर्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगी बीएस का, ऑफ कोर्स आपको डिजाइन मिलता है, मास्टर्स आप कोशिश करें आप अपना खुद डिजाइन करने की कोशिश करें। मतलब ऑफ कोर्स ये जो है फॉर एग्जांपल मैंने एक कोर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पढ़ा था, ऑप्टिमाइजेशन, जो कि उसको मतलब मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का नहीं था, वो पढ़ाया भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में था, और मेरे साथ जो जितने भी स्टूडेंट्स थे ना वो पीएचडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थे। तो मुझे यकीन था मैं उड़ जाऊंगी लेकिन मतलब मैंने बहुत मेहनत की उसमें। आप वही मैं बताऊं, जितना आपको रगड़ा लगता है आपको उतना ही सीखने को मिलता है। तो इस पॉइंट पे आप कोशिश करें कि आप जितना रगड़ा अपने ऊपर लगा सकें और उससे सीख सकें। तो इससे क्या होता है कि आपको स्किल्स, आपको अगले को लगता है कि आपके पास स्किल्स है, हाँ आपको मेहनत करने का चाह, मतलब आप कर सकते हो मेहनत, तो आपके हो सकता है एडमिशन। तो इट्स ओके। ठीक है, थैंक यू नजीला। जबरान आपने हाथ उठाया तो आप पूछिए सवाल, फिर मैं नेक्स्ट वापस चार्ट की तरफ वापस आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मैंने ये पूछना था कि जैसे सबसे पहले तो जो इन्होंने बताया कि हमने सुपरवाइजर्स को कांटेक्ट करना है, तो सबसे पहले मुझे ये समझ नहीं आई कि सुपरवाइजर जो हैं ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं या जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं उनके हेड हैं, या ये सबसे पहले ये टर्म थोड़ी सी मुझे एक्सप्लेन कर दें कि सुपरवाइजर कौन सी बॉडी है। और दूसरा, इनको हमने अप्रोच करना है वो जो स्कॉलरशिप का ऐड होगा उधर से ही उनका कांटेक्ट मिलेगा, या इनको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाके इनको कांटेक्ट निकाल के हमने वहां से अप्रोच करना है? ये थोड़ा एक्सप्लेन करें। ठीक है, आई थिंक नाजिला ने हल्का सा लिंक दिया था इसकी तरफ, लेकिन इसको अच्छा सवाल है क्योंकि इसको इन डेप्थ बेहतर तरीके से कौन बताएगा, कौन करना चाहता है एक्सप्लेन? आई मीन मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट अगर खतीजा अच्छा, करना है तो दोनों आपस में डिसाइड करो।
Okay, मैं थोड़ा सा बात कर सकती हूँ. So I can't really speak about the scholarships that much. I know Fulbright के लिए you don't directly apply anywhere. First, you get the scholarship, and then they match you to a university. So then, in that case, I don't think there would be any involvement of finding a supervisor. And as far as your question was concerned, what is a supervisor? Um, I think in my experience, the supervisor would be a professor generally who is supervising your project or your research, and this would generally be a professor at the university you're applying to. Okay, so a member of faculty, and I think like I don't know what position of professor, but I think it's generally like professor onward, like Dr. Saida, I'm not sure, but हाँ नहीं, मेरा ख्याल है आप जिसको प्रोफेसर करें वो असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर लेवल तीनों पे हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लेवल होते हैं जिनके पास फंडिंग हो सकती है. कई बार कुछ जगह पे सिर्फ प्रोफेसर के पास फंडिंग होती है, मेजोरिटी जगह पे कुछ ना कुछ फंडिंग, कुछ ना कुछ, या सुपरवाइज कर, पीएचडी बंदा जो होगा वो सुपरवाइज कर सकेगा स्टूडेंट्स को. yeah. So I don't think in any case it would be this scholarship card, a person in the scholarship kind of program. It would mostly be in the academic setting with a professor supervising your project. So, and as far as how to contact them, you would go on the department website and go through the faculty and see. Usually they have their own websites where, you know, they have a bit about their research. So you can see whether your research interests align with theirs. And if it seems like a good match, then you can reach out to them. Their email will be on the page. नवीला आप ऐड करोगे? यस मैम, यही चीज़ है कि सुपरवाइजर की होते हैं कि आप किसी यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में, आपने उसमें अप्लाई करना है. आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाएं, उसमें अप्लाई फॉर पीएचडी की ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें. उसमें एक ऑप्शन जरूर आ रहा होगा, फाइंड अ सुपरवाइजर. उस पर आप क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको जो है ना वहाँ पे ले जाएगा, फैकल्टी के पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं अपनी फील्ड रिलेटेड सुपरवाइजर्स. अच्छा, जबरान आपने पूछा था ना, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं क्योंकि मैं श्योर हूँ कि इसी लेवल पे आपने सवाल पूछा या किसी और को पूछा. आई थिंक सबसे पहली चीज है कि ये सुपरवाइजर से मुराद, जिस तरह हदीजा ने कांटेक्ट किया, नाजीला ने कांटेक्ट किया, या इवन राफिया का आई नो कि इसी तरह कांटेक्ट किए, ये बेसिकली वो लोग हैं जो आप चाहते होंगे कि आपको सुपरवाइज करें पीएचडी में, ठीक है. तो ये कौन लोग होंगे जो आप चाहेंगे कि सुपरवाइज करें? ये वो लोग होंगे जिनकी रिसर्च में आप इंटरेस्टेड होंगे ना, और आप चाहेंगे कि मैं इस फील्ड में आगे काम करूं और इस मुल्क में काम करूं. नाजीला ने शुरू में लिंक दी थी कि ये आपको कैसे पता चलेगा कौन लोग हो सकते हैं. ये तब आपको पता चलेगा जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे और कुछ अपने कुछ भी, अगर आप मास्टर्स लेवल पे हैं, ठीक है, तो आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपके कुछ नाम सामने आते जाएंगे आपको बार बार कि अच्छा ये लोग भी हो सकते हैं, ये लोग भी हो सकते हैं. हमेशा आप चंद को कॉन्टेक्ट करेंगे. बाकी यूनिवर्सिटी की बेस पे भी कर सकते हैं, जिस तरह कुछ लोगों ने कहा भी है कि एक दफा आपके पास नाम, एक दफा आपके पास नाम आ जाएंगे, फिर आप उनको गूगल करके उनको ढूंढ सकते हैं किस यूनिवर्सिटी में होता है, फिर आप उस यूनिवर्सिटी में उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. दूसरा तरीका ये है कि वो यूनिवर्सिटीज अगर आपने टारगेट की है कि इन यूनिवर्सिटीज में मैंने जाना है, तो फिर आप उन यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स के और उनके डिपार्टमेंट में जाकर देखते हैं ये इस बंदे से मेरा रिसर्च ओवरलैप करती है, इस बंदे के पास जाके मैं पीएचडी कर सकता हूँ. तो मेरे ख्याल में फर्स्ट डेफिनेशन सुपरवाइजर की ये है कि जिसके साथ आप चाहेंगे कि वो काम करे, आप उसको डायरेक्टली खुद अप्रोच करना चाह रहे हैं, स्कॉलरशिप्स के लिए नहीं, लेकिन दूसरे टाइप की अपॉर्चुनिटीज के लिए, और आप उनसे एक तरह से लिंक अप करना चाह रहे हैं कि अच्छा मेरी रिसर्च मैंने ये किया, आप ये करते हैं, तो मैं आपके पास है तो अपॉर्चुनिटीज के नहीं है. इस तरह की है बात. क्विकली खदीजा, किसी ने सवाल पूछा है कि prominent Canadian universities we should apply to, also if they provide scholarship. I'm sure you can Google the prominent Canadian universities. Like, I would say definitely like look at every university has its own like specialization, I guess, in terms of like what kind of research they're conducting. I know Queens, where I'm at, has a really great astroparticle group. So if that interests you, but definitely it should be aligned with what you're interested in. So you can just, you know, look that up on the internet. Also, if they provide scholarship, the great thing about Canada is that most of the research-based programs, which would be your astronomy and astrophysics masters or PhDs,
would be funded. So essentially, they give you a stipend which will cover your tuition, your food, your living, etc. It's not a lot, but it covers the bare minimum. So yeah, I know that's mostly the case for Canada. America I think also the ones that I've seen are funded mostly, but it's just a little more difficult to get. But yeah, it's fully funded in Canada. दो सवाल है यहाँ पे मेरे प्रैक्टिकल से, उनका तो मेरा ख्याल है मैं खुद भी दे सकती हूँ जवाब। एक तो किसी ने पूछा सीवी शुड बी इन यूरोपास और सिंपल इन वर्ड। मेरे हिसाब से हमारी फील्ड में मैटर नहीं करता, आपका नीट होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, और बहुत ज्यादा गुंजान भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा फैलावा भी नहीं होना चाहिए। ये मेरा ख्याल है, अगर किसी का ख्याल मुझसे फर्क है तो बेशक कह लें, ठीक है। और दूसरा, हाँ कुछ कहना नाज़िला? यस मैम, वो कुछ यूरोप के स्कॉलरशिप्स में बस कंडीशन होती है कि यूरो पास में होनी चाहिए, वरना आई थिंक आपने कहा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा फैली भी नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली, आई एग्री। एक्चुअली डिपेंड करता है, कई दफा आपसे एक्सटेंडेड सीवी मांगा जाता है, तो आपके पास एक लिंक होनी चाहिए एक्सटेंडेड सीवी की भी, लेकिन अक्सर ये होता है कि फर्स्ट ग्लांस लोगों ने देखा, उन्होंने बहुत ज्यादा कहानियां नहीं देखनी होती। Can we get recommendation letter from assistant professor? Is it okay or associate professor must be recommended? नहीं, आप assistant professor से भी ले सकते हैं, आप lecturer से भी ले सकते हैं actually। लेकिन अगर आपने research के लिए कोई चीज करनी है ना, कोर्स वर्क के लिए आप lecturer से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने research के लिए apply करना है तो बेहतर है कि आपके पास PhD जो हो प्रोफेसर्स उनकी तरफ से आए, क्योंकि उनके वो बेहतर तरीके से असेस कर सकेंगे कि आपका रिसर्च का क्या एक्सपीरियंस है, आपने क्या काम किए। और ऑब्वियसली इसमें सबसे रेलेवेंट होगा कि एडवाइजर्स होंगे, रिसर्च किसी मेन अपना मास्टर्स का प्रोजेक्ट किसी के साथ किया, और छोटा सा के साथ किया, वो भी काउंट करता है रिसर्च एक्सपीरियंस। अगर किसी और अगेन कुछ कहना है इसके बारे में तो ऐड कर सकते हैं। तो खत्म हो गया, किसी और ने सवाल पूछना कुछ? अच्छा, जबरान जी पूछ रहे। मैम मैंने सवाल नहीं पूछना था, एक सजेशन थी, इफ यू कंसीडर। मैं वैसे बेसिकली बीएस स्पेस साइंस तो ये आज जब देखा मैंने आज इस बारे में तो काफी ज्यादा था कि कुछ होना चाहिए कि एस्ट्रोनॉमी के जो स्टूडेंट स्पेसिफिकली उनको इसका कि अगर हम लोग ऐसा कोई ग्रुप बनाए व्हाट्सएप तो जिसमें हम लोग का डायरेक्ट एक्सपोजर हो उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि हमारी यूनिवर्सिटी के बाहर कहीं फॉरेन में जो उनसे कुछ कर रहे हैं एमएस या पीएचडी व्हाटएवर, तो हम लोगों को थोड़ा एक वो जैसे आज की मीटिंग के बाद काफी मुझे समझ आया हायरार्की का कि किस तरीके से हम लोगों ने अपॉर्चुनिटीज को अप्रोच करना है। तो बाकी जो स्टूडेंट है, क्योंकि मीटिंग्स तो कभी कभी होती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा एक ग्रुप हो कि जिसमें हम लोग नए आने वाले मेंबर्स को भी ऐड कर सकें, न्यू स्टूडेंट्स को, ताकि उनके वो जो हम लोगों ने वो जो स्ट्रेस गुजारा है वो स्पेशली उनको ना हो, और उनको थोड़ा सा ये लिंक समझ आए कि हम लोगों ने आगे कैसे और कितनी अपॉर्चुनिटीज हमें अवेलेबल हैं। हमें पोटेंशियली हो सकती है इस तरह की चीज, हम डिस्कस भी कर सकते हैं खतीजा नातीजा राफिया के साथ और भी लोगों के साथ, और इनके अलावा भी लोग इनसे पहले भी गए हैं तो कर सकते हैं। मेरे जिन में स्लैक टाइप का प्लेटफॉर्म आ रहा है जो खदीजा आप लोगों ने तो यूज किया है, व्हाट्सएप से शायद बेहतर है क्योंकि उसमें रिकॉर्ड रहता है चीजों का, व्हाट्सएप में गुम जाती हैं चीजें, बट इस पर हम बाद में इसके अलावा भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो हाँ, अच्छा ही है, कर सकते हैं इस किस्म की चीज, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के लिए भी रिसोर्सेज हैं, और हम लोग एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स में तो बहुत छोटी कम्युनिटी है पाकिस्तान में, तो हम यही कर सकेंगे। जी रखिए, आपने सवाल कुछ पूछना? मैं मुझे ना पूछना था जीआरई के अबाउट कि अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने मास्टर्स कर लिया, तो मैंने पीएचडी के लिए करना है, तो मुझे जीआरई सब्जेक्ट करना चाहिए या जीआरई जर्नल? जिन्होंने जीआरई लिया उनसे पूछें, बताएं जी।
It depends कि आपका program क्या मांग रहा है. Is it asking for just general or just or subject as well? I know America में a lot of them are asking for physics, like physics subject वाला GRE, but I know a lot of departments are doing away with that. They're saying it's not a good measure. It really depends on what your program's asking for. If it's not required, then why would you give it? तो बेसिकली थोड़ी सी रिसर्च करके रखनी चाहिए पहले से कि जिन जगहों पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. जी एक क्वेश्चन और है. और मैम ये जो होते हैं इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट होते हैं आइलेट्स या ड्यूओलिंगो, इसमें कौन क्या प्रेफर करते हैं, मतलब कि खदीजा आपने दिया, बाकी राफिया और बाजिला आपने दिए थे इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट. खदीजा आपने तो दिया था मेरा ख्याल है. जी आइल्स वगैरह कुछ दिए थे आपने? जी मैंने जीआर रिक्वायरमेंट नहीं था न्यूजीलैंड में, बट आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, हर जगह होती है. इसलिए कि आप आइल्स दे दें. बहुत कम कंट्रीज हैं जो कि आइल्स नहीं मांगती. तो आइल्स का ये कि उन्होंने मांगा होता है 6.5 ओवरऑल और बैंड आउट ऑफ 9 और 6 बैंड आपको चाहिए होता है पर सब्जेक्ट. तो ये कि आप कोशिश करें कि जो है उसको तैयारी के बगैर ना दें. बहुत से लोग कहते हैं कि हमने बगैर तैयारी के आइल्स दे दिया, हमारा 7.5 बैंड आ गया. पर उनकी ठीक है वो होते हैं, लेकिन उनकी ना सुने. तैयारी के साथ दें, क्योंकि आई मीन 40,000 अबव है इसकी फी ना. तो आइल्स की मतलब क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल होता है कि आजकल आपको प्राइसेस पता है कि डॉलर रेट आ जाता है. तो बगैर तैयारी के आपने कुछ भी नहीं देना. आइल्स तो आपने प्रिपेयर करके जाना है. तो ऑनलाइन वेबसाइट होती है, वो वेबसाइट मुझे की एक वेबसाइट है विच इज़ वेरी गुड. कुछ होती हैं एप्स भी होती हैं, उसके थ्रू भी आप स्पीकिंग लिसनिंग वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं. तो प्रिपरेशन के बगैर नहीं जाना. आप कुछ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में Yes, I did IELTS twice. So yes, IELTS is mostly required in European countries as well. और सो सब लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल में आइल्स दिया जाए. It depends on your university. Like it varies. I think IELTS is accepted most widely. I know that TOEFL is also in the US and also doing. I think IELTS, if you're unsure कि कहाँ apply करना है, IELTS would be a safe bet to just do, and then you can send it to wherever, whichever country. राफेल, चूंकि आप अभी आ गए हो, बस आपने कुछ करना था जो आपका रह गया था. आप अपने प्रोसेस के बारे में बता रहे थे. I think that Nazila and Khatija explained everything very well. So I don't think that there's anything particular to explain now. Okay, चलो ठीक है. अपनी थोड़ा सवाल था आपका. Actually, I have a question for Rafia that might give some direction. Rafia, you were actually talking about your master's level research that you had researched in EMRIs, but then you changed your field. So what was the process of that? Did you decide like 6 months prior to graduating, or what did you do? How did you do that? And why did you decide to change your field? अच्छा राफिया, आप जैसे ही आ जाओ ना तो आप बोलना शुरू कर दो बस, ठीक है? राफिया को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रह गई थी बीच में कि नाज़िला एग्जैक्टली उसी एरिया में गई है तकरीबन जिस पे रिसर्च की थी. खदीजा का फर्क एरिया है, और जो राफिया का है वो ओवरलैपिंग है. आई थिंक मतलब ग्रेविटेशनल वेव्स के ऊपर काम है राफिया का और जीआरवीज पे. जी राफिया, आ रही हो आप? आवाज आ रही है? I think Nazila and Khatija explained everything very well. So also my internet is not good enough. So आपसे सवाल
खासतौर पे कि आपका टॉपिक चेंज हो गया था, जो पीएचडी में आपने लिया वो मास्टर्स से आपका चेंज हुआ था टॉपिक, और अगर चेंज हुआ तो आपने कैसे चेंज किया, पहले से आपने की थी या क्या किया? नहीं, मैंने पहले से डिसाइड नहीं किया था. It was kind of in the meantime I had started working with another group in Geneva. So because they were working on stellar astrophysics, so they were more towards that I have to find a PhD having to do with stellar astrophysics. लेकिन आपका ओवरलैप तो है ना पिछले टॉपिक के साथ, राफी, ना नहीं है? I think so that extreme mass ratio and spirals are completely different thing, and in stellar astrophysics we have to more study that how the stars are evolving and राफी फिर नहीं आ रही आवाज. yes, I was saying that extreme mass ratio and spirals are like they are the sources of gravitational waves, but it's slightly different. Like in stellar astrophysics, we more study that how the stars evolve, how they are formed and evolved, then how they burst and sort of stuff. It's slightly very different from the extreme mass ratio and spirals and these are stuff. ओके, तो आपका पाथ बेसिकली ये था कि आपने जब पीएचडी शुरू की थी यहाँ पे तब आपने शुरू कर दिया था ना काम दूसरे ग्रुप के साथ, क्या हुआ था? I basically applied for a PhD with the group in Geneva University, and they because it was a COVID time, so luckily they asked me to start working with us, and I started working with them, and we submitted that application as well. That was not funded afterwards, but that was a considerable work, and I am still doing it. And even I went to them and visited them recently. So yeah, that's how I moved towards the stellar astrophysics. ठीक है, कुछ आइडिया होगा होगा या मैं दोबारा पूछूं? That's all right. Actually, I wasn't aware that Khadija has changed her field too, so maybe she can talk about it as well. Like, what was her approach, and why did she decide to Sure. So change it? I was never set on like I was never set on a specific field. I think I was the work that I did in my undergrad with Dr. Saida was on gamma ray burst, and it was a numerical approach to the problem. So I found it very interesting, and I found it very interesting. But I don't think I was set on only pursuing that. I was more open to whatever opportunities I could find. And I think gamma ray burst in general is a very small field, and there's not a lot going on, especially in Canada, which is where I was looking at primarily. So I was open to other fields. Right now, the group that I'm in is usually, they're looking at like H1 spectra from galaxies to infer like the galaxy's properties. I think that's where I'm headed right now. We are waiting on some like, the new LIGO data. Hopefully it'll come out in March. So if it comes, then we can use those triggers to look at the electromagnetic counterparts to those triggers. So I think that's where I'm headed, but it's too early to tell. Hopefully by early next year, I should know. But yeah, I was not set. Mm-hmm. But electromagnetic counterpart by the GRDs usually. Yeah, exactly. So we thought it would be a nice crossover having had that background, but yeah. ओके, हमारे पास बस सिर्फ 4 मिनट रहते हैं, तो एक अकील का क्वेश्चन करा हुआ यहाँ पे, और एक should we apply for MS in our year of years after graduation when we get our degree in hand? ये वाला आई थिंक बहुत प्रिसाइज सवाल है, तो इसको अगर क्विकली 2 मिनट के अंदर अंदर कोई आंसर कर दे, और अकील का तो मैं उसके बाद 2 मिनट लेके ये लेती हूँ सवाल, और उसके बाद सवाल हो तो फिर किसी और फोरम पे किसी और तरीके से करेंगे, ठीक है? कौन करेगा कि MS अंडरग्रेड के लास्ट ईयर में करें, या जब डिग्री आ जाए हाथ में तब करें? मतलब कि अगर आप करना चाहें तो आप 3rd ईयर से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब जब आप 4th ईयर तो
उसके दौरान ही आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस खदीजा को भी ऑफ कोर्स इतना टाइम लगा और राफिया को भी लगा, और मुझे भी, मतलब मैंने अगस्त के एंड पे स्टार्ट किया था अप्लाई करना, मतलब मेरे इस टाइम मैंने FYP स्टार्ट भी नहीं किया था मास्टर्स का। तो उसके बाद मुझे डिग्री एक्चुअली मुझे बाद में मिली है, मेरा स्कॉलरशिप वगैरह सब कुछ पहले डिसाइड हो गया था। सो आप जितना जल्दी कर सकें, क्योंकि ये प्रोसेस छोटा नहीं है, प्रोसेस काफ़ी लंबा है, मतलब जो मैंने एक्सप्लेन किया स्टेप्स हैं इसके अंदर, तो जितना जल्दी आप कर सकें उतना पॉसिबल है कि जो अच्छा हो जाएगा आपके लिए, कि आप इसको एज सून एज पॉसिबल आप करना चाहें। ठीक है, having said that, by the end of the year के एंड में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका होता है, तो शायद आपके पास शो करने के लिए ज्यादा चीजें थी। BS के लिए मैं कह रही हूँ, MS के केस में मेरा ख्याल है जितना जल्दी करें, इसका ये नहीं मतलब BS में आप जल्दी ना करें, बट प्रोज एंड कॉन्स हैं मेरे हिसाब से। एक्चुअली 1 मिनट में सवाल पूछें जल्दी से। ओके मैम, मेरी जो डिग्री थी वो कोविड के दौरान थी, मेरा रिसर्च वर्क जो था कोविड में था, तो इस वजह से मैं रिसर्च पेपर्स पे फोकस नहीं कर सका, मतलब कि काम भी नहीं हुआ था, तो मेरा रिसर्च पेपर्स कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं मतलब कि अब इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल किसी मतलब कि अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट जो पब्लिकेशन होती है उसमें पूरा पेपर पब्लिक सेंड करना होता है, जस्ट एब्स्ट्रैक्ट करना होता है हमने। वहाँ पे जो एप्लीकेशन होती है मैम जो हमारी होती है, मतलब IEEE या इस तरह के एल्सवेयर वगैरह में, जब वो कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन करनी है करो, यानी कि स्टूडेंट्स को या पार्टिसिपेंट्स को, तो उसमें पूरा हमने पेपर को सबमिट करना होता है या जस्ट एब्स्ट्रैक्ट लिख के करना होता है? कॉन्फ्रेंसेस की बात कर रहे हैं, यस मैम। कॉन्फ्रेंस की बात है ना। आई थिंक डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। अक्सर ये होता है कि पहले आपका सिलेक्शन एब्स्ट्रैक्ट की बेसिस पे होता है, तो उसमें होता है आपने एक टाइटल देना होता है कि मेरा टॉक या मेरा जो भी होगा टाइटल ये होगा और एब्स्ट्रैक्ट ये होगा, उसकी बेसिस पे सिलेक्शन होता है। उसके बाद ये होता है कुछ कॉन्फ्रेंसेस कहती हैं कि कॉन्फ्रेंस होने से पहले आप अपना पूरा पेपर भेज दें उनको टाइप करके, कुछ कॉन्फ्रेंसेस जो है बाद में भेज मांगती हैं। सो डिपेंड्स कॉन्फ्रेंस की, हर कॉन्फ्रेंस हर रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ कॉन्फ्रेंसेस होता है, तो डिपेंड्स। और कॉन्फ्रेंसेस की वेटेज भी फर्क होती है, कुछ फुल पीयर रिव्यू के साथ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिनकी पब्लिकेशन के तकरीबन बराबर एक वेटेज होती है जब उसमें पेपर आपका आता है, कुछ नहीं होती है इस तरह की। ठीक है, अच्छा मेरा ख्याल है कि अब इसको बंद करते हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं कि सवाल खत्म हो गया, आई थिंक सवाल भी दिए और देखते हैं अगर हम कोई प्लेटफॉर्म या इस तरह की चीज कर सकते हैं तो बाद में कंटिन्यू हो सकती है इस तरह का सिलसिला। बट वन सिर्फ इसलिए करना है कि जाहिर है कि टाइम लिमिट है और इसमें अपने में जाके काम करना है, और स्पेशली काम में टाइम निकाल के हमें जो है ना टाइम दिया है। सो थैंक यू सो मच राफा आपका और नाज़िला और खदीजा कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें। आप लोगों के अपने भी आइडियाज थे कि हम क्या क्या चीज शेयर करना चाहते हैं, और मेरे तो बहुत अच्छी सी डिस्कशन हुई है, और मेरे ख्याल इस तरह की चीजों से हमें ये भी पता चलता है कि अच्छा हम लोग एक दूसरे की कितनी हेल्प कर सकते हैं और कितनी इंफॉर्मेशन सामने आ सकती है, क्योंकि लाइन में खटाखट ढेर सारे जो है पॉइंट्स जमा हो गए हैं, व्हिच इज वेरी नाइस। ये ऑलमोस्ट एक डॉक्यूमेंट बन सकता है कि ये पॉइंट्स ये एडवाइस। सो थैंक यू सो मच, और बाकी जिन लोगों ने अटेंड किया उनका भी थैंक यू, क्योंकि अगर आप लोग ना होते तो इतने सवाल जवाब भी ना होते। और बाकी ये कि आगे हम शायद कोई और भी इस तरह के पैनल डिस्कशन रखें, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन, और थैंक यू सो मच। और मैं तो अब लॉग आउट कर रही हूँ, बाकी अरूबा खत्म कर देंगी इसको सेशन। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। Now, Thank you. Allah Hafiz. Thank you.